नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष कुमार है और आज से हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ का गणित। अगर आप क्लास टेंथ में पढ़ते हैं तो क्लास टेंथ में दो गणित पढ़ते हैं लोग, एक एनसीईआरटी और एक भारती भवन। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो भी ठीक, अगर आप भारती भवन पढ़ रहे हैं तो भी ठीक है। अब कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी और भारती भवन दोनों पढ़ते हैं, तो ठीक है दोनों पढ़िए, लेकिन पहले एक गणित को बेहतर से आप ख़त्म कर लीजिए, उसके बाद आप दूसरा गणित को पकड़िए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहे हैं तो पहले एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए। अगर आप भारती वन पढ़ना चाहते हैं तो पहले आप पूरा भारती वन पढ़ लीजिए, उसके बाद दूसरा गणित उठाइए। ठीक है, तो अब आप पर निर्भर करता है कि आप कौन गणित पढ़ते हैं। तो यहाँ हम जो आज से पढ़ेंगे वो भारती भवन है। तो भारती भवन पढ़ने के बाद हम दूसरा गणित देख लेंगे एनसीईआरटी। ठीक है, तो भारती भवन के अंतर्गत चैप्टर वाइज जो बेसिक होगा वो सारी बातें हम आपको बताते हुए एक्सरसाइज सॉल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को पढ़ने से पहले आपको कुछ और बातें हैं, छोटी छोटी बातें जो आपको जान लेना आवश्यक है। ठीक है, तो उन सारी बातों को हम एक एक करके देखना शुरू करते हैं। तो आप पिछले कक्षाओं में क्लास 8th 9th में ये सब पढ़ चुके होंगे। तो हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं अपना, प्राकृत संख्या। आप जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, आप दूसरा पढ़े होंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप क्या कहेंगे कि प्राकृत संख्या के शून्य लगा दो पहले, हो गया पूर्ण संख्या। तो ये था पूर्ण संख्या। एक बताओ, आप अनंत नहीं देंगे, अनंत नाम की कोई चीज नहीं होती है। ठीक है, लोग कहते हैं कि अनंत तक कुछ लिखा नहीं गया आज तक, तो हम ऐसा मान के चलेंगे कि आगे जो भी नंबर आएगा वो इसमें शामिल होगा। अगला पॉइंट, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में आप क्या देख पा रहे हैं कि कोई संख्या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों में लिखी जा रही है, तो वैसी संख्या को हम बोलेंगे ये पूर्णांक संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है और प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 से शुरू हो रही है, मतलब 1 से। अब यहाँ से अगर आपसे कोई सवाल पूछेगा किस तरह से, तो वो हम देखते हैं। आपसे पूछेगा बताइए एक कौन संख्या। आप देखिए पूर्ण संख्या में 1 आ रहा है इसलिए पूर्ण संख्या भी है, एक पूर्णांक संख्या में भी आ रहा है इसलिए पूर्णांक संख्या भी है, एक प्राकृत संख्या में आ रहा है इसलिए प्राकृत संख्या भी है। लेकिन अब सवाल करते हैं जीरो। जीरो कौन संख्या है? तो आप देख पा रहे हैं जीरो केवल पूर्णांक संख्या में आ रहा है और पूर्ण संख्या में आ रहा है। तो यहाँ पर जीरो केवल पूर्ण संख्या है और पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अब आते हैं -3 पे। आप क्या देख पा रहे हैं कि -3 केवल कहाँ दिख रहा है? पूर्णांक संख्या में है। तो -3 केवल एक पूर्णांक संख्या है, ना ही ये पूर्ण संख्या है ना ही ये प्राकृत संख्या है। लेकिन सवाल ऐसे कहते हैं 0.43, ये कौन संख्या है? तो क्या इस तरह की संख्या आपको यहाँ कैसे कहीं दिख रहा है? नहीं, तो ये किसी में नहीं है। ना ही ये पूर्णांक संख्या है, ना ही ये पूर्ण संख्या है और ना ही ये प्राकृत संख्या है, क्योंकि ये सब में जो संख्याएं हैं वो फुल्ली नंबर है। 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5, -4 -3 -2 -1 0, ऐसा कहीं नंबर आपको दिख रहा है? नहीं। जैसे 3/2 आपसे पूछ देगा ये कौन संख्या है, तो ये ना तो पूर्ण संख्या है, ना ही पूर्णांक संख्या है और ना ही प्राकृत संख्या है, क्योंकि आप देख लीजिए ना 3/2 कहाँ पर है? कहीं नहीं है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है और पूर्णांक संख्या क्या है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या 0 से शुरू होती है और पूर्णांक संख्या ऋणात्मक से धनात्मक तक जाती है। ये सारी बातें आप पहले भी पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन आप इस तरह की बातों का आप ध्यान रखिएगा कि कौन पूर्ण संख्या होगा, कौन नहीं होगा, कौन पूर्णांक होगा या कौन प्राकृत होगा, ये सारी बातें। ठीक, तो ये बेसिक पॉइंट था। अब इतना पढ़ने के बाद अब हम लिखेंगे वास्तविक संख्या का परिभाषा। अब हम वास्तविक संख्या किसे कहेंगे? ठीक,
ये तो बेसिक बात ही थी जो आप 8वां 9वां में पढ़ लिए थे। वास्तविक संख्या है, इसका परिभाषा होगा वास्तविक संख्या वैसी संख्याएं जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल लेते जाएंगे और आपको समझाते चलेंगे। अब जैसे 3 का वर्ग किए, क्या लिखा हुआ वर्ग करने पर, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा। अब 3 का वर्ग करने पर ये 9 आया तो क्या प्लस में या माइनस में, तो प्लस में है। इसका मतलब 3 कौन संख्या है, वास्तविक संख्या है। एक और लेते हैं -4। अब देखते हैं -4 का वर्ग करके कैसा संख्या प्राप्त होता है। 4 चक 16, और चूंकि ये माइनस में है और ये सम है यहाँ प्लस में आ जाएगा। अब देखिए हम -4 लिए थे और जब हमने -4 का वर्ग किया तो जो संख्या प्राप्त हुआ क्या वो धनात्मक में है या ऋणात्मक में है, क्या वह धनात्मक में है या ऋणात्मक में है। तब ये संख्या आप देख पा रहे हैं कि धनात्मक में है, तो हम कह सकते हैं कि -4 भी वास्तविक संख्या होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं √3। अब देखते हैं √3 का वर्ग करके क्या धनात्मक प्राप्त होता है कि नहीं। तो √3 का वर्ग किए √9 आया और √9 का वर्गमूल 3। एक बात और ध्यान रखिएगा आप कि अगर √अंडर में अगर कोई नंबर है और उसका वर्ग कर रहा है तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए 3 आंसर। ठीक उसी प्रकार अगर √अंडर में और नंबर है और इसका आप ऐसे कर रहे हैं 7 सते 49 उसके बाद 7 लिख रहे हैं तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 7। ठीक है, तो √3 भी है। अब हम बात करते हैं -4/3। अब देखते हैं -4/3 को वर्ग कर, ठीक है, वर्ग करने पर करते हैं तो 4 चौक 16, 3 तिहाई 9। अब चूंकि ये माइनस में है और यहाँ सम है तो आंसर ये प्लस में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब हमने इसे भी वर्ग किया तो एक धनात्मक संख्या ही प्राप्त हुआ, इसका मतलब ये भी एक वास्तविक संख्या है। अब देखते हैं 2/3। अब 2/3 तो ऑलरेडी धनात्मक में है तो ये तो वास्तविक संख्या हो गई है। तो आपने देख लिया वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, मतलब ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर अगर धनात्मक मान प्राप्त हो जाए तो हम उसे बोलेंगे कि वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के संदर्भ में एक नोट पॉइंट, सभी वास्तविक संख्या को, जितने भी वास्तविक संख्या ये सभी वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। आप क्लास 8 और 9 में देखते होंगे कि √1 2 इस तरह से आप दर्शाते होंगे, दर्शाए थे। तो क्लास 9 तक आपने संख्या रेखा पर दर्शाए थे, तो वो सब वास्तविक संख्याएं थी। ठीक है, तो जितने भी वास्तविक संख्याएं होती है उसे संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। क्लास 10वां में संख्या रेखा को नहीं दर्शाना है, संख्या रेखा केवल 9th क्लास तक ही दर्शाना था। सो आप सीख चुके, वहाँ बेहतर सीखे होंगे। अब हम जानना चाहते हैं कि भाई वास्तविक संख्या कितने हैं। तो वास्तविक संख्याएं 2 है। वास्तविक संख्या को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। पहला अपरिमेय संख्या और दूसरा परिमेय संख्या। अब हम यहाँ परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये केवल छोटी सी जानकारी थी जो चैप्टर शुरू करने से पहले हमने आपको दिया। हम आगे देखेंगे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्सरसाइज के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि 1 के ए में क्या बनाना है, तो अपने को वही केवल पढ़ना है। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी और किस एक्सरसाइज में क्या पढ़ना है वो बातें ही आपको केवल पढ़ाया जाएगा, फिर उस हिसाब से हम एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ तक की बातें नोट कर लिए। अब हम अपरिमेय और परिमेय का जिक्र नहीं करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे इन दोनों का जिक्र होगा आगे के वीडियो में।
अभी आप जितना संख्या देखें वो सब असल में संख्या है, लेकिन अब हम कुछ और संख्या देखेंगे। वो संख्याएं ऐसे हैं जिसे लोगों ने तोड़ जोड़ कर बनाया, मतलब गुना भागा करके बनाया और उसे बताया कि इसे ये संख्या बोला जाएगा, इसे ये संख्या बोला जाएगा। तो उस हिसाब से अब हम संख्याओं को लेते हैं। सम संख्या आप जानते हैं, वैसी संख्या, वैसी संख्या जो 2 से विभाजित हो सम संख्या है, सिंपल सी बात। विषम संख्या वैसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, ये सब आप पहले से जानते होंगे। ये वो संख्या है जिसे आप 2 से भागा देंगे तो नहीं कटेगा, और ये वो संख्या है जो 2 से भागा देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो जो 2 से विभाजित हो रहा है वो सम संख्या, जो 2 से विभाजित नहीं हो रहा वो विषम संख्या। अब हम पढ़ेंगे दो संख्याओं के बारे में और। एक होता है भाज्य संख्या और एक अभाज्य संख्या। लेकिन भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या को जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड, कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभी हमने देखा 12 का अभाज्य गुणनखंड कर रहे हैं। अगर हम ऐसे लिखें इसका मतलब हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया, ये हमने 15 का अभाज्य गुणनखंड किया, ये हमने 14 का अभाज्य गुणनखंड किया, ये हमने 3 का अभाज्य गुणनखंड किया, और ये हमने 7 का अभाज्य गुणनखंड किया। अब आप इसे समझने का कोशिश कीजिए। अब हमने 12 का अभाज्य गुणनखंड किया तो आपको कुछ ऐसा दिख रहा होगा, आप बचपन में यानी 7वां 8वां में आप देखे होंगे एलसीएम, बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है। तो हमने 12 को तोड़ा इस रूप में और ऐसे लिख दिया। एक बात और ध्यान रखिए, क्लास 8वां में पढ़े होंगे एक चैप्टर घात और घातांक। आप देख पा रहे हैं कि 2 2 कई बार गुना हो रहा है, 2 बार, तो 2 पर पावर 2। अब 3 का 3 लिखे, 3 कई बार आया है, एक बार, इसलिए पावर 1 तो 1 लिखाएगा ही। अब यहाँ पर देखते हैं कितने गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब इस 12 को कौन कौन नंबर काट सकता है। तो 12 को 1 भी काट देगा, 12 को 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा, 6 भी काट देगा और 12 भी काट देगा। मतलब ये सारे नंबर से 12 विभाजित है। तो ये सारे नंबर से 12 विभाजित है, तो ये सब जो नंबर है वो कहलाएगा 12 का गुणनखंड। तो 1 2 3 6 और 12, ये सब 12 के गुणनखंड है। अब सवाल आता है कितने गुणनखंड है। 1 2 3 4 5, यहाँ 12 के 5 गुणनखंड है। ठीक, अब हम देखते हैं 15। फिर से वही कहानी, एलसीएम जैसा निकाले, अभाज्य गुणनखंड ऐसा ही निकलता है। एक सवाल और आपसे पूछ दे कि 12 का जब अभाज्य गुणनखंड किए, हमने जब 12 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 2 पर कितने पावर आए, 2 पर कितने घात आए। तो आप देख पा रहे हैं 2 पर 2 घात आए। फिर आपसे सवाल कर सकता है कि अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 पर कितना घात आएगा। तो 3 पर 1 घात आया। तो हमने छोटा छोटा नंबर लिया, आपसे बड़ा बड़ा नंबर देगा और आपसे पूछेगा कि इसका अभाज्य गुणनखंड करें और बताएं कि 2 पर घात कितना होगा, 3 पर घात कितना होगा, 4 पर घात कितना होगा। तो आप यही प्रोसेस को अपनाएंगे, पहले इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे और उसके बाद लिख के आप घात को बैठा देंगे। ठीक, हमने 15 का अभाज्य गुणनखंड किया तो 15 टूटा 3 और 5 में, 3 5 1। आप देख पा रहे हैं 3 कितना बार आया, एक बार, इसलिए पावर 1। 5 कितना बार आया, एक बार, इसलिए पावर 1। तो हमने इस रूप में, आप ध्यान रखिएगा इस रूप में लिखना अनिवार्य है। अगर आप 10वां में आ गए हैं तो जितना आपको बताया जाए आप उतना लिखेंगे, ठीक है, तब आपसे मैथ एकदम बेहतरीन तरीका से बन पाएगा, और नहीं तो आपसे नहीं बनेगा। अगला है गुणनखंड। इसका गुणनखंड कौन कौन आया। अब 15 को कौन कौन नंबर काट सकता है। तो 15 को 1 काट देगा, 1 तो सबको ही काट देता है भाई। 3
5 और 15। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 15 के कितने गुणनखंड है, तो यहाँ 15 के गुणनखंड है 4 है। ठीक, अब देखते हैं 14 का। हमने 14 का निकाला, 2 से लगाया, 7 से लगाया, तो 14 बराबर हमने लिखा 2 गुने 7। अब 2 कितना बार आया, एक बार, इसलिए पावर में 1 लिखे। अब 7 कितना बार आया, एक बार, इसलिए पावर हमने 1 लिखा। अब इसमें देखते हैं कि गुणनखंड कितने हैं, तो 14 को 1 भी काट सकता है, 7 भी काट सकता है और 14 भी काट सकता है, और 2 से भी 14 कटता है। तो ये सब जो है ये 14 का गुणनखंड है। अब सवाल आता है कितने गुणनखंड है, तो 1 2 3 4, 4 गुणनखंड है। अब आते हैं यहाँ पे, हमने 3 का गुणनखंड निकाला, तो 3 केवल एक ही से कटा, तो हमने लिखा 3 बराबर 3 गुने 1, तो यहाँ 3 पर पावर 1। ठीक है, अब 3 का गुणनखंड हमने लिखा 1 और 3। ठीक, 1 और 3, यहाँ पर गुणनखंड कितने हैं, केवल 2। अब समझने वाली बात यहीं से है। अभी आपने देखा शुरुआती में पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और तीसरा एग्जाम्पल, इन सब में गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है। इन सब में गुणनखंडों की संख्या 2 से ज़्यादा है, मतलब 2 से ज़्यादा कहने का मतलब कि 2 अंक से या 2 नंबर से ज़्यादा है। देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 गुणनखंड है। 1 2 3 4, यहाँ 4 गुणनखंड है। यहाँ 1 2 3 4, यहाँ भी 4 गुणनखंड है। लेकिन हमने 3 का निकाला, यहाँ पर भी गुणनखंडों की संख्या 7 आया। उसके बाद हमने 7 का अभाज्य गुणनखंड किया, तो यहाँ पर भी गुणनखंडों की संख्या मात्र 2 आई। मतलब किसी भी नंबर का आप गुणनखंड करेंगे तो 2 ही सिचुएशन आ सकता है, या तो उसके गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंडों की संख्या का मतलब हुआ ये कितने नंबर आया, कितना नंबर से वह विभाजित हो रहा। तो गुणनखंडों की संख्या या तो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होगा। ठीक, इस बात को भी माइंड में रखिएगा, ताकि हम भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या बताएं तो आप बेहतर से समझ सकें। तो किसी भी नंबर के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या या तो 2 हो सकती है या 2 से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, तो इतनी बातें आप नोट कीजिए। अब हम इसे मिटाएंगे। भाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो। 2 से अधिक कहने का मतलब, अगर आप 4 का अभाज्य गुणनखंड निकालें तो आप देख पा रहे हैं 1 भी आया, 4 भी आया और 2 भी आया। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ गुणनखंड कितने हैं, 2 से अधिक, 1 2 3 है। तो ये हो जाएगा कौन संख्या, भाज्य संख्या, क्योंकि इसके गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, 4। अब हम जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, ठीक है, देखते हैं। अभाज्य संख्या वैसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या केवल 2 हो, उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया है 3, आप 3 को करके देख लीजिए। 3 एकम 3, बस। तो 3 बराबर हमने लिखा 3 गुने 1, यानी 3 पर पावर 1 गुने 1। अब इसके गुणनखंड कितने आए, इसके गुणनखंड केवल 1 और 3। आप देख पा रहे हैं इसके गुणनखंडों की संख्या मात्र कितना है, 2। उसी प्रकार आप 5 का भी करके देखिए, 2 ही गुणनखंड आएगा। 7 का भी करके देखिए, 2 ही गुणनखंड आएगा। 11 को करके देखिए, 2 ही गुणनखंड आएगा। 13 का करके देखिए, 2 ही गुणनखंड आएगा। तो ये सब जो संख्या लिखा गया है ये सब है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो आप समझ गए कि अभाज्य संख्या क्या होता है। अब हम एक पॉइंट लिखेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3। ठीक है, लेकिन आप ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या में भी एक नहीं आया है और एक न ही अभाज्य संख्या में आया है। इससे एक पॉइंट और हम लिख सकते हैं, एक एक बोला तो ये वाला एक, एक न तो
भाज्य संख्या है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 3 आया। अब एक मतलब ये वाला एक, ठीक है। तो एक आप देख पा रहे हैं ना ही भाज्य संख्या में दिख रहा है और ना ही अभाज्य संख्या में दिख रहा है। इससे पता चलता है एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, ठीक है। अब कुछ और बातें लिख देते हैं जो आपको याद रहना चाहिए। 0 से 10 तक में अभाज्य संख्या कितने होते हैं? तो 0 से 1 तक में देख लेते हैं। एक तो नहीं होता है, एक मिनट। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होता है मेरे भाई, 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। सॉरी, गलती हो गया था। तो देखते हैं, तो 2 आया, 3 आया, 5 आया, 7 आया, 8 तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि 0 से लेके 10 तक में अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। आपके प्लान की वैधता 2 दिन सवाल में फिर समाप्त से, हो जाएगी। बिना रुकावट 0 से सेवाओं का आनंद 20 लेने तक के लिए रिचार्ज करें। में Your plan validity will expire within 2 days. अभाज्य संख्या, Recharge now to enjoy uninterrupted services. ठीक है। तो यहाँ पे 4 हो गया। 10 तक में 11, 13, 12 में होगा 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यहाँ भी 1, 2, 3, 4। तो टोटल 0 से 20 तक होता है 8। एक और लिख लीजिएगा, 0 से 30 तक में अभाज्य संख्या। तो 0 से 30 तक में कितना होगा? 21 तो नहीं होगा, 22 हो जाएगा, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। तो 0 से 30 तक में टोटल हो गया 10, ठीक है। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अभी आप कोई एक्सरसाइज नहीं बनाएंगे, ना ही 1 का ए बनाएंगे अभी, क्योंकि हम वहाँ तक अभी पहुँचे ही नहीं। तो अगला वीडियो में हम और थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली 1 का ए देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।